हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा कालीन समाज की। तो जैसा कि हमने बताया था, हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया है और इसे ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। इसका जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों, वो रहा है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हड़प्पाई समाज की, तो जब भी आप हड़प्पा समाज पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का समाज, तो आप इसमें कौन कौन से टॉपिक ध्यान देंगे? तो पहली चीज आप इसमें देखेंगे, इसमें कौन कौन से वर्ग बने हुए थे, मतलब इसके विभिन्न वर्ग देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे भेदभाव था कि नहीं था, और हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, खान पान क्या था, पहनावा, शिक्षा, धर्म, आवास इत्यादि पहलुओं पे आप नॉलेज कलेक्ट करेंगे। बस इतना ही देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पाई समाज कैसा था। तो पहला हम बात करते हैं विभिन्न वर्ग। तो साक्ष्यों से आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हड़प्पा समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति का पता लग जाता है। जिसमें आप देखते हैं तो एक वर्ग जो था शासक वर्ग था। हाँ, ये जरूर था कि जो शासक वर्ग था इसमें व्यापारियों की ज्यादा भागीदारी हुआ करती थी, ये बात तय था। फिर एक शासित वर्ग भी था। शासित वर्ग मतलब जिसपे शासक है ना रूल करता है, वो शासित वर्ग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारीगर भी वर्ग था, व्यापारी था, कृषक था, श्रमिक थे। तो इतने वर्ग डेवलप थे। कौन कौन? शासक, शासित, कारीगर, व्यापारी, कृषक, श्रमिक, है ना। तो ये वर्ग आपको देखने को मिल जाते हैं हड़प्पाई समाज में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भेदभाव, तो प्रमाण के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पा समाज था उसमें भी भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसका आधार क्या लिया जा गया है? तो मकानों की बनावट में अंतर। तो देखिए, मकान की बनावट में अंतर जब आप देखते हैं, तो जो दो पार्ट में, पहली चीज तो जो नगरों का बंटवारा हुआ था, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। फिर उसमें देखते हैं जब आप पश्चिमी भाग जो था उसमें दुर्ग और किले मिलते हैं। वहीं जबकि पूर्वी भाग में आपको क्या देखने को मिलता है? सामान्य टाइप के घर देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है कि जो शासक वर्ग था वो दुर्ग और किले में रहता था, और जो शासित वर्ग था वो पिछ है ना, जो पूर्वी भाग था, निचला शहर, उसमें रहा करता था। और निचला शहर का जो आकार था बड़ा था, और जो आप देखते हैं पश्चिमी भाग जो सीटाडेल जिसे बोला, जिसमें शासक वर्ग रहता था, उसका आकार जो था वो छोटा हुआ करता था। लेकिन हाँ, वो ऊंचाई पे हुआ करता था, दुर्ग और किले से घिरा रहता था। तो ये मकान के बनावट का अंतर हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं तो कीमती धातुओं का प्रचलन। तो देखिए, कीमती धातुओं का प्रचलन हमेशा, मतलब जब से इंसान जाना है कि हाँ ये मेटल है, तब से रहा है, ऐसा नहीं है। चांदी और सोना आज भी देखिए तो आपको देखने को मिल जाता है। जो हायर सोसाइटी होती है आज के टाइम में आप देखेंगे तो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो वो क्या यूज कर रहा है? डायमंड्स यूज कर रहा है और गोल्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब जिसके पास बजट कम है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए गोल्ड पे ही काम चलाएगा। और जिसका बजट बहुत कम है तो वो क्या करेगा? चांदी, है ना। और फिर अगर उससे भी कम है तो फिर वही आर्टिफिशियल जो आते हैं उसका यूज करेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, समाज का जो वर्ग होता है इस आधार पे आप वो कर सकते हैं। हाँ, समाज में इस तरीके का भेदभाव था कि मतलब अमीर और गरीब का अंतर था उस टाइम पीरियड में भी। नेक्स्ट बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति की बात करें, तो जो हड़प्पा समाज है उसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो बेहतर थी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। और आभूषणों की विविधता एवं श्रृंगार के प्रति लगाव जैसा भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आभूषण जो इतने आपको देखने को मिल जा रहे हैं, और साथ ही साथ जब आभूषण देखेंगे इससे पता चल जाए कि जो महिला वर्ग थी, मतलब महिलाएं थी, उनका श्रृंगार के प्रति लगाव था। और जैसा कि आज के भी समाज में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। श्रृंगार के प्रति आज भी महिलाओं में लगाव है, ठीक है। नेक्स्ट, आज भी हमारे जीवन वही सेम चीज प्रवाहित हो रही है, ऐसा नहीं कि बदल गया है, सेम चीजें आज भी चल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं खान पान में, तो खान पान में ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य था, हड़प्पाई मनुष्य था, वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन था उस समय भी, ठीक है। और जिसमें आप देखते हैं तो ढोल, वीणा इत्यादि के प्रमाण संगीत के प्रचलन का संकेत देते हैं। तो खान पान में आपने क्या देख लिया कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रचलन था। और मनोरंजन में आप देखते हैं तो ढोल और वीणा दोनों का आपको देखने को मिल जाता है। ये संगीत के प्रचलन का संकेत है, मतलब उस समय भी इंसान क्या करता था? एंजॉय, एंटरटेन के लिए संगीत वगैरह वो करता था।
साथ ही साथ आप देखते हैं तो पक्की ईंटों के मकान आपको मिल जाते हैं। शहरों में बेहतर आवासीय जीवन का भी संकेत मिलता है। तो बेहतर आवासीय जीवन मतलब जैसे समकोण पर सड़कों का मिलना, तो 90 डिग्री एंगल पे जो सड़कें बनाई गई, ठीक है, ये खास रहा है। और बेहतर जो आप देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का बेहतरीन तरीके से जो प्रबंधन किया गया था वो बेहतरीन रहा है। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो हड़प्पा समाज में देखने को मिल जाती हैं। तो नियोजित मकान कह सकते हैं, नियोजित सड़कें कह सकते हैं। धातुओं को गलाने की कला भी उस समय प्रचलित रही है। और एक आकार के ईंटों का निर्माण, मतलब एक फिक्स्ड जो मेजरमेंट होता है, मतलब सोचिए सेम लेंथ की अगर ईंटें यूज हो रही है तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो और साथ ही साथ माप तौल की वस्तुओं में एक रूपता भी देखने को मिल जाती है। किसी न किसी प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन का संकेत है। मतलब ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे सड़कें होना या फिर नियोजित मकान होना, तो ये एक तरीके का बताता है कि जो हड़प्पाई समाज के लोग थे वो वैज्ञानिक शिक्षा से परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर सकते हैं तो हड़प्पाई शहरों से अंतिम संस्कार में विविधता के प्रमाण मिलते हैं। मतलब जब इंसान मर जाता था तो उस समय जो अंतिम संस्कार किया जाता था उसके भी प्रमाण आपको लिखते हैं, वो भी विविधताओं के साथ। मतलब आप उस समय देखते हैं तो दाह संस्कार का प्रचलन था, आंशिक समाधान का प्रचलन था एवं पूर्ण समाधान का प्रचलन था। ठीक है ना, जैसा कि आज भी देखते हैं तो आप पारहन जो पारसी है ना, पारसी समाज होता है उसमें आज भी आंशिक समाधान का प्रचलन है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शहरों में नालियों का जो प्रमाण है, नालियों के साफ सफाई के साक्ष्य आपको जो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बर्तनों को ढक कर रखे जाने का प्रमाण इत्यादि के आधार पे ये हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा समाज था वो स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक था। खास बात ये थी। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर एक चीज और आप कहेंगे तो लोथल से आपको देखते हैं तो युगल मतलब पेयर के समाधान, मतलब समाधान मतलब जो डेड बॉडीज हैं पेयर्स की है ना, तो वो आपको देखने को मिल जाती है। युगल मतलब युवक युवती वाला है ना, तो युगल बोलते हैं। नेक्स्ट हड़प्पा, और हड़प्पा में आपको क्या दिखता है कि ताबूत, ताबूत मतलब जिसमें डेड बॉडीज को रख के दफनाया जाता है, तो उसका भी प्रमाण आपको हड़प्पा में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे हड़प्पन आर्ट बोलते हैं, हड़प्पाई कला, जिसमें हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो स्थापत्य क्या था, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जब भी स्थापत्य की बात करेंगे आप, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे भवन, महल, किला, मंदिर, मस्जिद, स्तूप, है ना। अगर देखिए मंदिर, मस्जिद, स्तूप नहीं बन रहे थे उस टाइम पीरियड में तो कोई बात नहीं, उसको नहीं पढ़ना है। अगर बन रहे थे तो बस पढ़ना है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये सभी चीजें आप पता होना चाहिए कि स्थापत्य में ये चीजें आती हैं, भवन, किला, महल, मंदिर, मस्जिद, स्तूप। ठीक है, अब इसमें जानना क्या होता है, पहली चीज साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, दूसरा इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो नगर नियोजन स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हड़प्पा का जो नगर नियोजन न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में आकर्षण एवं चर्चा का विषय है, ये हर कोई जानता है। प्रायः हड़प्पा शहर जो है दो भागों में विभाजित हुआ करते थे ना, जो हड़प्पाई शहर थे हड़प्पा सभ्यता के, वो दो भागों में विभाजित होते थे, पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा आप देखते हैं तो तीन भागों में विभाजित दिखता है। ठीक है ना, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, साथ में दक्षिणी विन्यास भाग भी शामिल था। ठीक है, वहीं जब आप देखते हैं लोथल, जो लोथल गुजरात का है, उसमें आप देखते हैं तो कोई विभाजन का प्रमाण नहीं दिखता, मतलब लोथल का जो है वो विभाजन नहीं हुआ था। साथ ही साथ बनावली जो हरियाणा वाला स्थल है वो भी आप देखते हैं तो वहां पे भी आपको शहर का विभाजन नहीं देखने को मिलता। कौन कौन सा नहीं देखने को मिलता साथियों, तो लोथल और बनावली में विभाजन के प्रमाण नहीं मिलते हैं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित होते थे। जब आप देखते हैं जो शहरों का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भाग पे किया गया था, तो जो पश्चिमी भाग थे वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित होते थे और इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब एक बाउंड्री वॉल खींच देना, मतलब चारों तरफ से आप जैसे बड़ी सी दीवार उठवा देते हैं तो इसे किलेबंदी कहते हैं। ठीक है, दुर्ग किले के भीतर बड़ी संख्या में विशाल इमारतों के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब जब आप देखते हैं बाउंड्री वॉल हो गया, खींच गया, तो उसके अंदर आप देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े घरों के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें से मोहनजोदाड़ो आप देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, मोहनजोदाड़ो में आप देखेंगे तो आपको सार्वजनिक स्नानागार दिखेगा, मतलब
स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं, स्नानागार, ठीक है। अन्नागार भी आपको दिखता है, साथ ही साथ सभा भवन भी आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में क्या क्या? सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार और सभा भवन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वही है ना, अगला जब हम बात करते हैं तो कह सकते हैं आप, जो संभवतः आधुनिक काल की तरह दुर्गीकृत क्षेत्र में शासक वर्गों के लोग रहते होंगे, ठीक ना। तो जैसे आप देखते हैं आधुनिक काल में क्या होता है, आज के टाइम पीरियड में भी आप देखते हैं, तो जो आप देखेंगे तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आज भी देखेंगे तो उनका जो घर होता है अच्छा, काफी काफी स्पेस लेके बनाया जाता है, और साथ ही साथ बाउंड्री वॉल आज भी आप देखते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है ना। आप एक गरीब के घर में आप जाके देखिए, नॉर्मल है ना, जिसका मतलब बेसिक चीजें बस जुटा पा रहा हो, तो उसके घर में आप देखेंगे बाउंड्री वॉल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। एक नॉर्मल सा घर देखने को मिलता है, जो कि लगभग पड़ोसी से सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, पता ही नहीं चलता है कि वो दीवार उसकी एक उसकी है, बस दोनों लोग साथ में, तो वो बगल में रह रहा है, वो बगल में रह रहे हैं दोनों। लेकिन जब आप शासक वर्ग का देखते हैं तो अच्छा खासा स्पेस लेके बना होता है, ये खास बात आपको देखने को मिल जाती है। तो दुर्गीकृत होता है मतलब बाउंड्री वॉल पूरा तरीके से फेंसिंग जिसे बोलते हैं, तो रहती है आपको। और साथ ही साथ इन भवनों का व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता रहा होगा, कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो शासक वर्ग था वो दुर्गीकृत क्षेत्र में रहता था, मतलब पूरे तरीके से बाउंड्री वॉल खींची हुई होती थी, और साथ ही साथ जो ये भवन बनाए गए थे, बड़े बड़े जो विशाल इमारतें बनाई गई थी, तो उनका जो सार्वजनिक दृष्टिकोण से उपयोग भी किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान है, ठीक है। जैसे सभा वगैरह, मीटिंग वगैरह करने के लिए, ये सारी चीजें। पश्चिमी भाग की तुलना में जो पूर्वी भाग का क्षेत्रफल था अधिक था, ठीक है ना। तो देखिए जो पूर्वी भाग था, निचला शहर था, इसका एरिया जो था, क्षेत्रफल था, वो काफी बड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सामान्य जन के लिए था। जब सामान्य जन मतलब पब्लिक के लिए, तो आप देखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जो नॉर्मल पब्लिक रहती है, जानते हैं, उसका स्पेस एरिया ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ है ना, जो पीपल होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको सामान्य लोग ही दिखते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात उनके लिए स्पेस ज्यादा दिया जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। जब आबादी ज्यादा तो स्पेस ज्यादा मिलना ही है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। तो आप कह सकते हैं क्या, जो पूर्वी भाग है तो वो पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक था, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका अपवाद यह है कि है ना, कालीबंगा है जहां पूर्वी भाग की भी किलेबंदी की गई थी। एक बात और याद रखना है कि कालीबंगा कालीबंगा में आप देखते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों की किलेबंदी की गई थी, ये खास बात है। जहां जहां कुछ चीजें अपवाद है ना, बस उसको आप साथ लेके चलना है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इतना याद रखना, जैसे धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, वहीं आप देख रहे हैं कालीबंगा के लिए क्या कह रहा है, जो पूर्वी भाग था उसकी भी किलेबंदी की गई थी। नॉर्मली आप देखते हैं पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्वी भाग की भी किलेबंदी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, जो हम बोले तो पूर्वी भाग में नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, जो पूर्वी भाग थे उस वहां पे भी आपको नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल पे सड़कें काटती थी, ठीक है, इतना याद रखना है। 90 डिग्री क्या होता है, जैसे आप चौराहे पे देखते हैं तो 4 सड़कें एकदम आमने सामने से काट रही होती, तो वो 90 डिग्री एंगल हो गई, ठीक है, बस इतना याद रखना। चौराहा जिसे बोलते हैं वहां पे आप 90 डिग्री एंगल पे सड़कें देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, नगर, जो नगर थे वो आयताकार खंडों में विभाजित है ना। तो देखिए जब सड़क किसी भी है ना चौराहे पे अगर 90 डिग्री एंगल काटेंगी, और हर सड़क अगर सोचिए 90 डिग्री एंगल पे आके मिलेगी, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एक आयत का निर्माण हो ही जाएगा, ठीक है ना। कभी भी आप लाइनें कट करिए और आप 90 डिग्री एंगल पे है ना ऐसे लाइनें कट करते चले जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, आयत ही आयत देखने को मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, नगरों को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी ये जो सड़कें, 90 डिग्री एंगल पे समकोण पर काटती थी, ठीक है। आज भी शहरों में आप देखते हैं तो वही सेम पैटर्न देखने को मिल जाता है। आज आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो वहां पे भी वो सेम चीज आपको देखने को मिलती है। स्पेशली अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में, तो वहां पे आपको 90 डिग्री एंगल पे ही सड़कें काटने को मिलती हैं, काटती हुई दिख रही होती हैं। चाहे आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
तो इसे आप कह सकते हैं कि जो आज का स्मार्ट सिटी एक तरीके का है, तो स्मार्ट सिटी से सेम चीज यही मेंशन, मतलब सेम चीज आप देखेंगे स्मार्ट सिटी में भी यही सेम चीज अप्लाई किया जाता है कि जो सड़कें हो वो 90 डिग्री एंगल पे काट रही हो, ठीक है। नेक्स्ट वही बात करते हैं जो निचला शहर था। निचला शहर मतलब पूर्वी भाग की बात करते हैं। तो निचला शहर की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता श्रृंखलाबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण है। श्रृंखलाबद्ध मतलब एक ऑर्डर सीक्वेंस में मकान बनाए गए थे। मकानों में अलंकरण का अभाव है। अब देखिए जब निचला शहर है, सोचिए मतलब जो जहाँ पे एक सामान्य जन का लोग रहेंगे तो वहां पे अलंकरण क्या होगा, नॉर्मल सा घर होगा बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आज के ही टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एक जो निचला मतलब सोचिए जिसका मिनिमम बेसिक नीड ही कंप्लीट कर पा रहा है, तो क्या उसके घर में आप ग्रेनाइट का यूज, अच्छा मतलब इटालियन मार्बल्स, ये सारी चीजें तो नहीं देख सकते ना। इटालियन मार्बल्स है ना, बड़े बड़े जो मार्बल्स हैं, ये सब आप देखेंगे तो हायर क्लास सोसाइटी वाले ही घरों में आपको देखने को मिलेगा ना, अच्छे हाई क्लास के जो मार्बल्स वगैरह यूज होंगे, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ भी आप देखेंगे तो मतलब मकानों को सजाने वाली चीजें आपको बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं मकानों में अलंकरण का अभाव है। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखिए उस समय पक्की ईंटों का प्रचलन था। तो निचले शहर हो चाहे आप देखेंगे तो जो ऊंचाई पर स्थित रहा है शहर पश्चिमी भाग, वहां पे भी दोनों जगह आपको पक्की ईंटों के ही साक्ष्य मिलेंगे। और साथ ही साथ ईंटों का आकार सभी शहरों में एक जैसा ही रहा है। तो ये मतलब एक फिक्स है कि मतलब सेम साचा का यूज किया गया है ईंट को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक भवन में रसोई, स्नानागार, नालियों की व्यवस्था इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये खास बात रही, मतलब हर घर में, जैसे आज भी देखते हैं आप, तो हर घर में आपको क्या दिखती है, रसोई मिल जाएगी, बाथरूम मिल जाएगा, और नालियां तो रहेंगी ही रहेंगी जो कनेक्ट होंगे। नहीं तो आप वो देखेंगे तो ये सीवर लाइन पाइप कनेक्टिविटी है, मतलब पानी कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें नालियों के ही माध्यम से जाता है। तो वही सेम चीज उस टाइम पीरियड में भी थी। नालियां मुख्य नाले में गिरती थी, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या कहेंगे, जो नाली थी पहले तो घर का जो पानी होता था नालियों में जाता था, फिर नालियों से बहता हुआ नाले में गिरती थी, ठीक है। और मुख्य नालों की साफ सफाई व ढक कर रखे जाने का प्रमाण था। जो मुख्य नाला था, बड़ा नाला, उसे क्या कहते थे, उसकी साफ सफाई होती थी, साथ ही साथ उसे ढक के रखा जाता था ताकि गंदगी मतलब बीमारियां वगैरह फैलने के चांसेस कम से कम रहे, ठीक है। और जल निकासी की व्यवस्था के दृष्टिकोण से समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा सभ्यता जो था वो बहुत सर्वोत्कृष्ट सिचुएशन में था, ठीक है ना। तो याद रख लेना है। नेक्स्ट, हड़प्पाई शहरों के नियोजन के संदर्भ में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि एक विकसित नगर प्रशासन के बिना यह नियोजन संभव ही नहीं है ना। तो सोचिए अगर वहां का, जैसे आज हम देखते हैं नगर प्रशासन, हमारे पास क्या देखने को मिलता है, तो म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलती है, नगर पालिका जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में भी मान लीजिए म्युनिसिपैलिटीज नहीं थी, लेकिन ये था कि म्युनिसिपैलिटी नाम नहीं था, ठीक है ना, लेकिन एक प्रशासन काम करता था नगरों में जो इस तरीके की मकानों, सड़कों, नालियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार हुआ करता रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हड़प्पाई शहरों के नियोजन के संदर्भ में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि एक विकसित नगर प्रशासन के बिना यह नियोजन संभव नहीं है। हालांकि जो आप देखते हैं 1900 बीसी के आसपास शहरों का पतन समकालीन सभ्यताओं की सीमाओं को भी उजागर करता है। मतलब जो आप देखते हैं 2600 बीसी से शुरू हुआ ईसा पूर्व से, और 1900 ईसा पूर्व आते आते जो शहर थे हड़प्पा काल के, वो पतन की स्थिति में मतलब क्या होने लगे, उनका पतन होना शुरू हो गया था। तो इसका सबसे खास बात रहा है कि जो शहर बनाए गए थे उनकी एक सीमा थी, ठीक है ना। अब वो सीमा खत्म हो रही थी और तो शहर भी क्या हो रहे थे, अब अपने डिक्लाइन की सिचुएशन में चले जा रहे थे ना। अब जैसा कि अब इसका क्या कर सकते हैं, तो जो शहर थे वो केवल नदियों के किनारे ही शहरों का विकास किया गया था, ये खास बात आपको देखने को मिली। तो इसका एक कारण ये था। नेक्स्ट, तकनीकी तौर पे कोई विशेष परिवर्तन नहीं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में शहरों का विकास हुआ था, है ना। खास बात यह था कि जो शहर बने थे हड़प्पा सभ्यता के, वो सब कहाँ थे, तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में ही शहरों का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से ये हुआ। और शहरों का विकास, तो रोड की तरफ मुख्य दरवाजे नहीं हुआ करते थे, ये खास बात है। जो घर बनाए गए थे वो रोड की तरफ नहीं बनाए गए थे।
ताकि धूल मिट्टी वगैरह से क्या हुआ बचा जा सके, पहली चीज। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो मूर्ति कला होगा। ठीक है, तो अब मूर्ति कला को हम अगले टॉपिक में वो कवर करेंगे, जिसमें अभी हमारा कुछ बच रहा है मूर्ति कला और चित्रकला बच रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के समय धर्म प्रचलित था कि नहीं था, तो ये सारी चीजें। और लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा, जिसमें हम रीजन से जानेंगे आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कि हड़प्पा सभ्यता शिफ्ट हुई। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको चीजें समझने में मजा आया हो। क्योंकि देखिए, आप तो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, किसी भी कोचिंग का आप नोट्स उठाएंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। कोई भी आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बस चीजें समझनी है। अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपको जब पढ़ते टाइम होगा चीजें समझ में आने लगेंगी कि आपको कैसे पढ़ना है ना। अगर आप स्थापत्य पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, स्थापत्य में भवन महल, फिर महल से संबंधित कैसे कंपैरिजन करना है। और फिर जब आप मूर्तिकला पढ़ते हैं तो मूर्तिकला में आप देखते हैं तो आपको किस तरीके की मूर्ति दिखाई जाती है कि है ना, पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति। धातु की मूर्तियां आमतौर पे महंगी होती हैं पत्थर की तुलना में। ये सारी चीजें हम लोग जब पढ़ेंगे अपना मूर्ति कला, तो इसमें हम जानेंगे कौन कौन से ना, तो ये सारी चीजें हम मूर्ति कला में पढ़ने वाले हैं। पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।